चलो, कल हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तक पढ़ लिया था ना, उसके बाद से लिखिए टॉपिक डालिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भैया बातें मत करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखिए, मतलब पहले समझिए लो, चलो क्या चीज है लीनियर मोमेंटम। अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, मतलब बाहर से बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा वही बॉडी का क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। नहीं समझ पाए? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो बॉडी पे लगने वाला इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? फाइनल मोमेंटम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। आ गया समझ में? डेल्टा पी क्या होगा? जीरो। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। या आप न्यूटन के सेकंड लॉ से भी बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो अगर F जीरो होगा तो डेल्टा P बाई डेल्टा T भी जीरो होगा, और डेल्टा P बाई डेल्टा T जीरो है तो डेल्टा P भी क्या होगा? ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नहीं पढ़ा कल वाला? क्यों है? हाँ, according to this law, in the absence of an external force, in the absence of an external force, in the absence of an external force, the total momentum of the system remains constant. The total momentum of the system, the total momentum of the system remains constant. Initial momentum is equal to final momentum. The total momentum of the system remains constant, ठीक है, and does not change with time. समय के साथ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये लिख लो उसके नीचे, चाहे सेकंड लॉ से ले आओ चाहे डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रौनक पढ़ के आए थे ना? चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लो उसके, देखो सम एग्जांपल्स। सबसे पहले लिखिए रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन। जैसे एक गन है, उसका मास कितना है? m। मास ऑफ गन बड़ा M, ठीक है,
और मास ऑफ बुलेट छोटा एम मान लो, सही है। अब जब गन फायर की गई होगी, ट्रिगर दबाया गया होगा, तो बुलेट्स v वेलोसिटी से निकल रही होंगी, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट छोटा v मान लो। बात समझ में आ रही है? कितनी बुलेट्स निकल रही है उसके लिए हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बुलेट्स से पर सेकंड। फिलहाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि आगे की तरफ जा रही होगी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन जिसने रिकॉइल किया हो। भाई बुलेट गई होगी आगे धड़ 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 धड़, और उसी फोर्स, वहां से जो फोर्स क्रिएट हो रही है उससे क्या होगा, गन कहाँ है, पीछे है, ये सब कल बताया था हमने। तो गन v2 वेलोसिटी से क्या आती है, पीछे आती है, सही है। तो मास ऑफ बुलेट छोटा m इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसको आप नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं समझ में आया? तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हम लोग आराम से कर ले जाएंगे, अभी करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, अर्थ एंड बॉल। रिकॉइल ऑफ गन के बाद लिखिए करेक्ट, अर्थ एंड बॉल। अर्थ एंड बॉल क्या चीज है भैया? देखो अब हमने क्या किया कि एक बॉल ली, समझिएगा बहुत सिंपल सी चीज है। एक बॉल ली, पहले समझ लो। एक बॉल ली, उस बॉल को, टेनिस बॉल, उसको v वेलोसिटी से हमने अर्थ की तरफ फेंका, परस v वेलोसिटी से हमने अर्थ की तरफ फेंका, तो उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी से फेंका है उसको, मतलब उसमें क्या होगा, मोमेंटम, सही है। तो ये रहा अर्थ, ये रही बॉल, सही है। तो जब बॉल को m मास की बॉल को v वेलोसिटी से नीचे फेंका गया तो m मास का अर्थ, इसने इसको मोमेंटम दिया, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, मतलब मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो जो मोमेंटम बॉल का है वो किसमें ट्रांसफर होगा, अर्थ पे ट्रांसफर होगा, इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगर हम बॉल गेंद धरती में मारेंगे तो क्या अर्थ मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। एक्चुअली टेक्निकली सोचोगे तो करेगा, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर होगा, लेकिन ये मास इतना कम है और ये मास इतना ज्यादा है कि ये वेलोसिटी पता ही नहीं चलती। भाई ये मास कितना होगा, मान लो 2 किलो की बॉल फेंक दी आपने, 2 किलो की भी काहे फेंको, वेलोसिटी ऑफ बॉल मान लीजिए आपने जो है 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया आपने, तो कितना मोमेंटम क्रिएट हुआ, 20 केजी मीटर पर सेकंड का मोमेंटम क्रिएट हुआ। अब भैया मास ऑफ अर्थ है 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24 इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना आएगा यहाँ से, 20 डिवाइडेड बाई 6 × 10 की पावर 24, जो कि आएगा लगभग 3.3 × 10 की पावर -24। अब -24 का मतलब 0.0024 बार 23 बार 0, मतलब वो वेलोसिटी क्या होगी, ना के बराबर। नहीं समझ पाए, इसलिए बॉल बाउंस बैक करके अंदर आ जाएगी। क्लियरली समझ में आया, पक्का आ गया? अब इसी में मोमेंटम का एक और भी चीज कंसेप्ट समझ लो। क्रिकेट की बॉल समझिएगा, जैसे क्रिकेट की बॉल बॉलर ने फेंकी, बॉलर ने बॉल फेंकी
बैट, तो बॉल आ रही है 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और उतनी ही स्पीड से जो है बॉल को मार दिया गया, तो -12 मीटर पर सेकंड से वापस चली। नहीं समझ पाए? क्लियरली समझ आ गया होगा। तो आने वाला जो मोमेंटम था वो था मास इनटू 12, जाने वाला मोमेंटम क्या था? मास इनटू -12, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? मास इनटू 12 से आया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, सही है, केजी मीटर पर सेकंड, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? -12 से गया तो ये हो गया -12 m kg मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज -24 मीटर केजी m kg मीटर पर सेकंड। मास की जगह कुछ भी लिख लो, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब अगर हमें ये पता हो कि कितने टाइम के लिए वो बॉल बैट से टकराई थी, इंपल्स कितनी देर के लिए था, मान लो 0.1 सेकेंड के लिए वो बॉल टकराई थी, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 0.1 सेकेंड का डेल्टा टी हो गया। अब अगर हम डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड करा देंगे, तो डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड करने पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कितने फोर्स से वो बॉल को मारा गया। नहीं है समझ में? सिंपल, यही सब कैलकुलेशन खटाखट वो जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, क्रिकेट मैच जब चल रहा होता है, उनके सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, इतनी तेजी से गेंद गई, इतनी दूर एस्टिमेटेड जाएगी, तो प्रोजेक्टाइल, न्यूटन सेकेंड लॉ, सारे के सारे फिजिक्स जो है कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिथम के रूप में छुपा दिया गया उसके अंदर, और वो अपना काम कर लेता है। नहीं समझ पा रहे? तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से आएगा। अरे वो -24 माइनस रहने दीजिए आप उसका। हाँ, आप इधर प्लस को उधर को माइनस फोर्स क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी तो है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे लिखना नहीं थे तो मैं ऐसे ही बता दिया, ये वाला लिखना था वो आपने लिख लिया होगा। अगला एग्जांपल लिखिए, जंपिंग फ्रॉम बोट टू द शो। जंपिंग फ्रॉम बोट टू द शो। जंपिंग फ्रॉम बोट टू द, जब बोट से जंप करते होगे तो आप आगे आते होगे, बोट पीछे जाती होगी। जितने मोमेंटम से आप आगे गए उतना ही मोमेंटम बोट में ट्रांसफर होगा। बोट कहाँ आएगी? पीछे आएगी। नहीं समझे? एक पतला इंसान जो है बोट से उतर रहा है और एक मोटा इंसान बोट से उतर रहा है सेम वेलोसिटी से। किस केस, सुन ले बेटा, एक बार पतला इंसान बोट से उतर रहा है हमने, सुनिए, और एक बार मोटा इंसान बोट से उतर रहा है, सेम वेलोसिटी से उतर रहे हैं, किसमें मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर हुआ होगा? मोटे इंसान में। बोट तेजी से पीछे गई होगी। और एक बार, दोनों ही बार पतला पतला इंसान, पोपटलाल दोनों ही केसेस में पोपटलाल जो है एक बार धीमे से उतरते हैं तो बोट धीमे से पीछे आती है, एक बार तेजी से उतरते हैं तो तेजी से बोट पीछे आती है। नहीं समझ में आ रही बात? तो मोमेंटम कंजर्वेशन, सही है। फिर अगला लिखो एग्जांपल, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट। फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट। हाँ भैया, ये सभी लोग देखो बेटा, रॉकेट। अब होता क्या है कि पहले ये रॉकेट जो है ऐसे खड़ा था उसी सिस्टम में ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है, इग्निशन चालू किया जाता है, वो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 में इग्निशन चल रहा होता है,
वो जो 10-9-8 कहते हैं, एक जो आता है, जीरो जो आता है, उसमें तो वो उड़ जाता है। रॉकेट बहुत पहले चालू हो चुका होता है, उसका इंजन जो है वो बहुत पहले चालू हो चुका है। कंबशन इंजन होता है ना, तो कंबशन इंजन में क्या होंगे, फ्यूल होगा, फ्यूल बर्न हो रहा होगा। फ्यूल जब बर्न हो रहा होगा तो गैसेस रिलीज कर रहा होगा। अब गैसेस के रिलीज से, गैसेस का कुछ मास होगा बस स्पीड में, क्या होगा, मास होगा, और किसी वेलोसिटी से वो नीचे जा रहे हैं। तो मास और वेलोसिटी से, जैसे जैसे ये कंबशन इंजन में फ्यूल बर्न होगा, गैसेस नीचे जाएंगी, वेलोसिटी से जाएंगी, मास इनटू वेलोसिटी का क्या क्रिएट होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है? ये मोमेंटम जो क्रिएट होगा, यही मोमेंटम इस रॉकेट को क्या प्रोवाइड करेगा, ऊपर की तरफ मास इनटू वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से रॉकेट को क्या मिल पाएगी, लिफ्ट मिल पाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या मिल पाएगी, लिफ्ट मिल पाएगी। जितनी तेजी से ये नीचे जाएंगे उतनी तेजी से ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर आपने देखा होगा कि भैया रॉकेट धीमे धीमे वो खाली होता जाता है, पहले उसका आधा टुकड़ा नीचे ये गिरता है, फिर वो खुद एक इंजन बन के फिर उससे रॉकेट से फ्यूल गिरता है, फिर लास्ट में जाके जाते आते आते केवल क्या बचता है, कैप्सूल बचता है। फिर वो कैप्सूल में भी एक इंजन होता है, जानते हो कि नहीं जानते सर, पिक्चरों में देखे होंगे ना। तो पूरा प्रोसेस इसी चैप्टर में हम लोग को मिलेगा लास्ट में। फिलहाल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि रॉकेट प्रपल्शन में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है। पूरा का पूरा टॉपिक है ये आगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, इस प्रोसेस कॉम्पिटिटिव लेवल पे बने। आगे देखिए, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बम। हाँ भैया, बम फटता है तो भी लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। सुन रहे, जैसे ये बम है, ठीक है, अब ये बम फटा तो एक टुकड़ा इधर गया x, एक टुकड़ा इधर गया, और ये y, ये क्या हो गया x, और एक टुकड़ा किधर गया इधर की तरफ। अरे मतलब कहीं भी जाए क्या करना, इन जनरल बता रहे हैं। तो बम फटने से पहले, जस्ट पहले का मोमेंटम, समझ गए मेरी बात, और बम फटने के बाद के उसके फ्रेगमेंट्स का मोमेंटम का सम, वेक्टर सम। फटने से पहले, जस्ट पहले का मोमेंटम, और फटने के बाद जो उसके फ्रेगमेंट्स गिरेंगे इधर उधर, उनके मोमेंटम का वेक्टर सम। वेक्टर सम बोल रहा हूं मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम। नहीं समझ पाए? फटने से पहले का मोमेंटम और फटने से मोमेंटम सेम रहेगा। क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग इसमें, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं, हर चीज करने की जरूरत नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। एक लास्ट बेसिक चीज और कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। लिखो, न्यूटन का कौन सा लॉ सच्चा लॉ है, रियल लॉ है? सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा लॉ है? सही लॉ। अरे F इक्वल्स टू ma, यही सच्चा लॉ है। बाकी तो फीलिंग वाली बातें हैं कि दिमाग बैठे तो बैठे ही रहेंगे जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। सब क्या है? मोह माया, सोच है ना, क्रिटिकल थिंकिंग की बातें हैं। लेकिन अगर उठा के फेंक दिया जाए तो कितनी तेजी से गिरेंगे ये हमको पता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे ऐसे फेंका जाएगा तो कितने टाइम में नीचे आएगा, कितने फोर्स से जाएगा, ये सब हम पता कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, बाकी सब रिलेटिव है। चलो अब आप लोग एक काम करो, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सब कॉपी नहीं लाओगे क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। देखो इधर ध्यान दो भैया,
पहला लॉ बनाना है, दूसरे लॉ से नजरें बोर्ड पे रखो। देखें ये पहले तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू क्या होता है, ma या डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल्स टू F। ठीक है, तो F इक्वल्स टू ma। अगर मान लीजिए बाहर से फोर्स लगाया ही नहीं गया, इसका मतलब ma भी क्या हो जाएगा, जीरो। सुन रहे बेटा विश्वास, ma भी क्या हो जाएगा। और अब मास और एक्सेलरेशन जीरो है, मास तो बॉडी का जीरो होगा नहीं, मतलब क्या जीरो होगा, तभी प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये अनएक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब मोशन क्या हो गया, अनएक्सेलरेटेड मोशन। अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है न्यूटन का पहला लॉ। या ऐसे समझ लो, एक्सेलरेशन का मतलब डेल वी बाई डेल टी, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, यानी कि v इक्वल्स टू, अगर डेल्टा वी जीरो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम। तो इसका मतलब फोर्स लगा ही नहीं, तो जो वेलोसिटी थी पहले वही वेलोसिटी क्या हो गई। यही तो है न्यूटन का पहला, समझ गए। चलो, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, सॉरी न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता दिया सेकंड लॉ से। अब देखो फिर से न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब तीसरा लॉ बनाते हैं दूसरे लॉ से, ठीक है। थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ कैसे बनाएंगे भैया, देखो जरा सब लोग ध्यान। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ध्यान दो, डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल्स टू क्या हो गया, F। सही है। अब समझने वाली बात क्या है कि दो बॉडीज है, इधर देखना, पहले लिखना नहीं। एक बॉडी है A, एक बॉडी क्या है। अब ये दोनों आपस में कोलिजन कर रही है, A और B। तो A B पे फोर्स लगाएगी और B A पे फोर्स लगाएगी, चड्डा। सही है। पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल क्या हो गया, F। अब ये वाला मोमेंटम है पहली वाली बॉडी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। तो ये F1 हो गया, इसको FAB कह दो। आगे समझ में। तो यहां से डेल्टा P1 कितना आ गया, FAB into डेल्टा T, एंड डेल्टा P by डेल्टा T ऑफ सेकंड इज इक्वल टू FBA। भाई जब दो बॉडीज टकराएंगी तो A B पे फोर्स लगाएगा, B किस पे लगाएगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज, इसका चेंज इन मोमेंटम FBA into डेल्टा T। यह है समझ में। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी, जब बॉल अर्थ से टकराएगी तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो दोनों बॉडीज का क्या होगा, जीरो होगा। तो FAB डेल्टा T, FAB डेल्टा T प्लस FBA डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा T कॉमन लेके उड़ा दो, FAB प्लस FBA इक्वल टू जीरो, FAB इज इक्वल टू नेगेटिव FBA। यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। For every action there is an equal and opposite reaction। आ गया समझ में। चलो बेटा यहाँ तक तो आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एक
लास्ट चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स FBD, बिना फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े अब आने वाले चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, तो FBD पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान दीजिए भैया, अब यहाँ से FBD देखो बेसिक से शुरू करते हैं। धरती, मास m, ठीक है। एक बॉडी जो है किसी सरफेस पर रखी है, बॉडी का मास कितना है। अब बस हमको ये बताइए कि फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी इस बॉडी पे। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल्स टू mg, और दूसरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, सही है। अब ये बॉडी अगर अपनी जगह पे रुकी हुई है, जहां पे देखो वो पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि R और mg दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि R माइनस mg कितना होगा, तो नेट फोर्स 0। R मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इधर देख क्या ये भैया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के R भी कहते हैं इसको, M भी कहते हैं इसको, ये तो समझ आ गया होगा, सही है। अब इसी में अरे बना लीजिएगा आराम से, अभी समझा दें कुछ चीजें। देखो सभी लोग ध्यान दो, अभी तो ये बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट फ्री, स्टेशनरी बॉडी, सही है। अब हम लोग बॉडी को क्या कराते हैं, ये पहला बताया मैंने, अब दूसरा देखो, बॉडी को मूव कराते हैं। M मास की बॉडी है, ऊपर क्या लग रहा है R, नीचे क्या लग रहा है mg, तो लग ही रहा है। अब हमने बाहर से लगाया फोर्स, पुल किया, इसे कहेंगे पुल, और यहां से कह दे तो पुश, सुन रहे भैया, पुल, ये क्या हो गया पुश। आगे जाके पता चलेगा कि पुश करना मुश्किल होता है, पुल करना आसान होता है, ठीक है, वो बातें बाद में है, पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो भैया जब इस बॉडी को देखोगे तो R और mg बराबर रहेगा, पहली बात तो R इक्वल टू, मतलब ये बॉडी ऐसे ऐसे नहीं करेगी, सिर्फ ऐसे करने वाली, समझ लो ना भैया। अब जब बॉडी इसके सरफेस के ऊपर रखी गई है, तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। क्या मान के चल रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। अब बॉडी a एक्सेलरेशन से आगे जाने लगती है, यानी कि इस फोर्स की वजह से F इज इक्वल टू ma फोर्स की वजह से मोशन शुरू हो गया। नहीं समझ में आया? तो R किसके बराबर है, तो बॉडी ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, और ये F की वजह से क्या क्रिएट हुआ, ma क्रिएट हुआ। बोलो बात समझ आ गई? चाहे पुल कर लो चाहे पुश कर लो, बात वही है यार, क्लियरली समझ गए होंगे। इसी में थोड़ा सा एंगल का बदलाव करते हैं, ठीक है, देखिएगा। भैया बहुत ध्यान से समझना, M, ठीक है, R, mg, यहां तक क्लियर है। R और नीचे क्या लग रहा है, अब हम फोर्स यहां पे भी लगा रहे थे, अब देखो फोर्स जो है ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स लगाया F, और ये फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, ये थीटा। अब भैया एंगल आ गया, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सुन रहे हो ना, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, मतलब इसके कंपोनेंट्स होंगे। ऐसे वो ट्रॉली बैग खींचते हुए हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, सही है, पुल कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब हमको ये बताइए भैया, इधर ध्यान दीजिएगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ये थीटा की वजह से, और इधर क्या होगा, Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, सही है।
तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट F cos थीटा और F sin थीटा हमारी मदद करेंगे। बात समझ में आ रही है? कौन सा कंपोनेंट जो है बॉडी को हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा? F cos थीटा। तो अगर बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अगर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो वो किस फोर्स की वजह से कर रही होगी? F cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वजह से। ये पहली इक्वेशन हो गई। तो बात समझ आई? अब अगर बॉडी सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, सुनना, सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, ऊपर नीचे नहीं कर रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाले दोनों फोर्सेस कौन कौन से हैं? R और F sin थीटा का सम जो है वो mg के बराबर होगा। नहीं समझ पाए मेरी बात? Fx की वजह से मास इनटू एक्सेलरेशन मिला और F sin थीटा और R ऊपर लग रहा है और mg कहां लग रहा है? तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तभी बॉडी सिर्फ इधर जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं करेगी। अगर सोच लो इन दोनों का सम इससे ज्यादा होता तो बॉडी ऊपर भी जाती। आगे नहीं आगे समझ? ठीक है, ये तो हो गई पुल की बात, हमने कर दिया पुल। अब हम करेंगे पुश। सही है? इसमें mg गायब हो गया, क्षमा कराना है। तुम लोग तो समझ जाओगे ना? चलो भैया हम लोग करते हैं पुश। देखो भैया, ये लगा मास m, सही है? ये रही, नीचे लगा mg, सुन रहे हो? ऊपर लगा r, करते हैं पुल। तो इधर, सॉरी पुश, इधर से हमने क्या कर दिया? पुश कर दिया। कितना फोर्स लगाया? F। कितने एंगल पे लगाया? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे लगाया। फिर से दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हुए, एक लगा F cos थीटा और इधर क्या क्रिएट? अब देखो यही स्टेप समझिएगा। इधर एरो था, एरो कहाँ है फोर्स का? तो जो दोनों कंपोनेंट है वो इधर और इधर है। ये वाला फोर्स कहाँ है? इधर। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा वो तो इधर होगा, जो वर्टिकल वाला होगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ये लगा F sin थीटा। वो तो बात समझ में आई कि नहीं है? आगे समझ में? अब वही काम करना है। F cos थीटा की वजह से क्या क्रिएट होगा? MA क्रिएट होगा और इन दोनों का, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम बराबर। जो नीचे वाले हैं उनका सम ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं समझ पाए मेरी बात? अब हमको देख के बताओ, इधर बेटा इधर देख के बताओ, ये डायग्राम समझ में आया? हमको ये देख के बताओ, केवल कंपोनेंट से देख के बताओ कि पुल करना आसान है कि पुश करना आसान? देखो जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो एक नीचे की तरफ कंपोनेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है जो कि फ्रिक्शन क्रिएट कर देगा। फ्रिक्शन समझ गए मेरी बात? मतलब फ्रिक्शन ज्यादा कर देगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है जो फ्रिक्शन को कम कर देगा अगर फ्रिक्शन आएगा तो, और वजन को भी हल्का कर देगा, कम कर देगा। मतलब फ्रिक्शन ही मेन चीज है। यहाँ पे पुश करते समय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है, जो जिसकी वजह से दिक्कत होती है बॉडी को खींचने में, और पुल करते समय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट करता है जिससे बॉडी को खींचने में आसानी होती है। नहीं समझ में आया? तो पुल इज इजियर देन पुश। ठीक है? ये हटा दें, कुछ पूछना तो नहीं है? चलो अब देखो इसी में बेटा ध्यान दो,
यही चीज आप लोग को जो है ये मान लीजिए कि एक मास जो है इस तरह से सस्पेंडेड है, ठीक है, मास कितना है m। अब इस पे लगने वाली फोर्सेस क्या क्या होंगी? नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, सही है। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लगेगी? टेंशन। किसी स्प्रिंग से ये चीज लटकी हुई है, वायर से लटकी है, फोर्स कितना लगेगा? ऊपर टी नीचे mg। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, इफ स्टेशनरी, तो इसका मतलब T किसके बराबर होगा, है ना? T माइनस mg किसके बराबर हो जाएगा? 0। समझ गए? अब अगर मान लो, मतलब यहां से कहीं से सस्पेंडेड होगी, अब अगर मान लो ये बॉडी जो है इसी बॉडी पे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा, ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, सही है। तो ये टी ऑब्वियस सी बात है mg से ज्यादा होगा तभी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी ऊपर mg नीचे, तो नेट फोर्स कितना हो गया? टी माइनस mg। और बचे हुए फोर्स की वजह से बॉडी कहां जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। टी लगा ऊपर, mg कहां लगा? तो नेट फोर्स कितना हो गया? टी माइनस mg की वजह से ma एक्सेलरेशन से बॉडी कहां जा रही होगी? नहीं समझ में आया? कोई समस्या? ये हो गया। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो क्या होगा? तो mg जो होगा वो किससे ज्यादा होगा? t से ज्यादा होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ma। यहाँ t माइनस mg 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे t माइनस mg इक्वल टू ma, उधर mg माइनस t इक्वल टू ma। mg जो है वो किससे ज्यादा होगा? t से। आ गया समझ में? बना दो जल्दी से। देख, तो हम क्या कह रहे थे भैया, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा? अभी इन्हीं मासेस को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए। अब इसको ध्यान दो जरा, जैसे एक पुली लगा दी, सही है, कभी कंटाप खाए? कभी नहीं खाए हो। अगर मान लो कि हम आके यहाँ मार दें, पीठ पीठ में मारना ठीक लगता है, चलो पीठ में मार दिया, कहीं मार दिया। जब कंटाप आदमी खाता है तो उसको बेइज्जती फील होती है। अब की बार आके जड़ देंगे, बात करके दिखाओ, करो करो, हंसी मजाक करो, पीछे छुपना नहीं, बता रहे हैं खोपड़ी के पीछे कोई। ये पुली है, ठीक है, पुली पे इधर एक स्ट्रिंग सस्पेंड कर दी गई, ठीक है, मतलब वही स्ट्रिंग है। ये मास लगाया m1 और यहाँ एक मास लगाया m2, सही है। अब भैया m1 मास जो है वो m2 मास से क्या है? बड़ा है, समझ गए? ये स्ट्रिंग तो सेम है, वही स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन यहाँ लग रहा होगा वही टेंशन यहाँ लग रहा होगा, दोनों पे टेंशन क्या लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा। इधर की तरफ लगेगा वेट m1g, इधर की तरफ वेट क्या लगेगा? m2g। बात समझ आई? ये वाला मास ज्यादा है, ये वाला मास कम है, तो ये वाला मास नीचे की तरफ आएगा अपने ही वजन की वजह से, और ये वाला मास कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो ये मास आया ए एक्सेलरेशन से नीचे, ये मास गया ए एक्सेलरेशन से ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा इस वाले मास की बात करते हैं, इस वाले 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो T नीचे की तरफ आ रहा है, तो m1g
माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1a। ये बात समझ आई? m1g माइनस टी इक्वल टू m1। कोई समस्या? यहां से t की वैल्यू निकाल लो, m1g माइनस m1a इक्वल टू क्या आ गया। अब जरा केस 2 देखो, ये वाले में देखो, ये वाले में यहाँ ये बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कौन बड़ा होगा, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, m2g प्लस m2। अब इन दोनों से t की वैल्यू इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ से t की वैल्यू को इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल देना। नहीं आया समझ में? पक्का आ गया समझ में? एक चीज और समझ, ये जो पुली है, मान लो ये पुली भी एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, तो इस स्प्रिंग का जो टेंशन होगा उसे हम R कहेंगे। इस वाले स्प्रिंग की टेंशन को क्या कह दिया, और ये R इन दोनों तनाव को संभाल रहा है। मेरी बात को फील करना, हम क्या कह रहे हैं बेटा समझिएगा। इस मास की वजह से इस स्प्रिंग पे एक तनाव क्रिएट हुआ, यहां एक तनाव क्रिएट होगा, तो ऐसे भी एक तनाव क्रिएट होगा, तभी तो रस्सी ज्यादा तनाव की वजह से यहां से टूटेगी। नहीं, फिर क्या कह रहे हैं, तो अगर यहाँ एक तनाव क्रिएट हुआ इस मास की वजह से, तो इसके पुल की वजह से यहाँ भी एक तनाव क्रिएट हुआ, और ये वाला R इन दोनों T को संभाले है, मतलब R किसके बराबर होगा, 2T। नहीं पल्ले पड़ा, ये T M1 को संभाले है, ये T M2 को संभाले है, इन दोनों की वजह से ये तनाव जो है इस R, समझ गए? बना लो। अभी पुली में भी पुली लगाएंगे। हाँ तो भैया ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, रस्सी खींचेगी तो तनाव दोनों तरफ से क्रिएट होगा, समझ गए? और रस्सी अगर सेम है, स्प्रिंग अगर सेम है, तो सेम तनाव। क्लियर हो गया? अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इस रस्सी में एक और पुली लगा देंगे, और उस पुली में दो और पुली लगा के अपना काम करते रहेंगे, है ना? वो बाद में क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल जो है इस पे ध्यान देते हैं। अभी ये सब बेसिक चल रहा है। हटाएं? देखो आगे देखो, जैसे मास को इंक्लाइंड प्लेन पे उठा के रख देते हैं, विश्वास समझना, ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, और यहां पे एक मास रख दिया गया m, सही है? अब ये जो मास m है, इसके सेंटर में सबसे पहले तो क्या कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले तो नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। वेट क्या लग गया? mg लग गया। सरफेस, अब देखो ये जो mg है ये नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी यानी कि जो मास है ये इंक्लाइन प्लेन को चीर के नीचे थोड़ी आ रहा है, मास कहाँ आ रहा है? ऐसे आ रहा है। तो इस mg का कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर होगा जो बॉडी को इधर की तरफ लेके जा रहा है ना? तो इसके दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए, इस mg के दो कंपोनेंट। ये थीटा एंगल है तो ये भी बाई सिमेट्री थीटा एंगल ही आएगा। ये mg, तो mg का ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, जो कि थीटा के साथ लगा हुआ है, और बचा हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की वजह से ही बॉडी में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। नहीं समझ पाए? पक्का? अब भैया हमने ये सरफेस है, ठीक है? तो सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा R, और
बॉडी नीचे ना जाए इसके लिए हमने जो है बाहर से एक फोर्स लगा दिया है। तो अगर बॉडी स्टेशनरी है तो इसका मतलब R जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा, समझ गए। और ये वाला F किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। R mg cos थीटा के बराबर होगा, F mg sin थीटा। R बॉडी को ऐसे ऐसे नहीं करने दे रहा है और F बॉडी को नीचे नहीं जाने दे रहा है। आगे समझ में? तो ये तो स्टेशनरी वाली कंडीशन हो गई। अब बॉडी को मूव, ये वाला फोर्स हटा रहे हैं हम। चलो भैया ध्यान देना, M वजन नीचे, समझ आ रहा है, इधर की तरफ ये थीटा एंगल है तो क्या हो गया mg cos थीटा, और ये लग गया mg sin थीटा, और ये लग गया r। यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अभी तक हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, जो काम कर रही धरती कर रही है, और हमने कोई फोर्स लगाया भी नहीं। तो इसका मतलब बॉडी जो है मास एक एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगी, ये एक्सेलरेशन से कहाँ आएगी। तो R ने तो mg cos थीटा को संभाला हुआ है, R ने mg cos थीटा को संभाला हुआ है, लेकिन mg sin थीटा को संभालने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब F इज इक्वल टू mg sin थीटा जो है नहीं, mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही होगी। mg sin थीटा की वजह से इस बॉडी में मास इनटू क्या क्रिएट हुआ होगा, एक्सेलरेशन। अगर मास काट दें तो g sin थीटा इज इक्वल टू क्या क्रिएट होगा, ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन मुझे लगता है नहीं पल्ले पड़ रहा है। अभी तक ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, ये सिर्फ क्या है स्मूथ, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात कर रहे हैं भैया। इन्हीं में फ्रिक्शन घुसेड़ देंगे तो फिर एक टॉपिक बन जाएगा पूरा, वो बात की बात है। आ रहा है समझ में? चलो अच्छा, तो यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट पे थी, यहाँ अपने आप नीचे आ रही है। अब मान लो हम भी इसको नीचे ही खींचने लगे तो मान लो इसी में हम लोग अपनी तरफ से ये बना लिए हो ना, नहीं बनाया कोई, हम इधर बना देते हैं। मान लो कि भाई ये फोर्स जो हम इधर F लगा रहे हैं, ये हम इधर ना लगा के नीचे की तरफ लगाने लग जाए F, तो R तो चलो mg cos थीटा के बराबर होगा ही होगा, यहाँ बदलाव आ जाएगा। क्या आएगा अभी शुद्ध देखा है। अब नीचे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, F के साथ mg sin थीटा नीचे लग रही है, और ये दोनों ही फोर्सेस की वजह से बॉडी में क्या क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन m into a। नहीं समझ में आया? अरे जब तक F अगेंस्ट लग रहा था तो उसको बैलेंस कर रहा था, अब इसी के साथ लग गया तो बॉडी और तेजी से नीचे आने लग गई एक्सेलरेशन से। समझ गया भैया? ठीक। अरे मतलब ये ऐसे ही हमने बता दिया, तो बनाना नहीं इसको। चलो आगे देखो, चलो समझ गए सब लोग इतना? हाँ, तो इतना आप लोग पढ़िए। अभी आप लोग का काम क्या है, ये चैप्टर अभी शुरू ही हुआ है, तब तक आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कीजिए जो पढ़ाया गया है। समझ रहे हो ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन पे काम करो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे भाई, आप लोग एक छोटी सी चीज समझो, हम कितने साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 7 साल से। ये 7वां साल है, समझ लो। तो 7वें साल में हम ये चीज 7वीं बार पढ़ा रहे होंगे, है कि नहीं? हर बार जब हम ये चीज पढ़ाते हैं तो हमको और चीजें ज्यादा क्लियर होती है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर बार एक नई क्लैरिटी आती है क्वेश्चनों में। तो आप भी तो वही काम कर सकते हो कि साल भर में आप 7 बार रिवाइज करो। आप हर बार जब रिवीजन करोगे तो आप उतना ही ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे ना। तो रिवीजन से ज्यादा फायदा होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो मेरी भैया। एक बार पढ़ लियो और पढ़ने के बाद उसको जला दिए तो बात खत्म, फिर दिमाग से भी वो उड़ जाएगा। अभी पढ़े, साल भर बाद खोले उसको मार्च में, अप्रैल में, तो
कुछ नहीं होने वाला है, वो सब जीरो हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कह रहा हूँ मैं रौनक भैया, बार बार लगातार रिवीजन। आधा समय पढ़ाई को, नई पढ़ाई को, आधा समय किसको? रिवीजन को। बहुत सिंपल सा मंत्र है, रिवीजन करिए, इसमें भी जाता रहे, जरूरी है ना।